एपिसोड 11। अद्विक और क्रियांश वहां से निकल पाते उससे पहले शशांक शांत स्वर में कहता है, क्रियांश और अद्विक तुम दोनों मुझे अभी इसी वक्त आके स्टडी रूम में मिलो, गेट दैट। और प्रतीक तुम्हारी कर्निश से बात हुई, क्या कहा उसने? शशांक का सवाल सुन प्रतीक जल्दी बोला, हाँ भाई हो गई, उसने कहा वो सुबह जल्दी यहाँ पहुँच जाएगा। शशांक ने हाँ में सर हिलाया। उसने एक नज़र शिवजी को देखा जिनका ध्यान मानो उनकी बातों पर था ही नहीं, जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ा हो। शशांक उनसे नजरें फेर कर अद्विक और क्रियांश को घुरते हुए अंदर चला गया। शशांक के जाने के बाद अब्रम उन दोनों को देखते हुए बोला, ऐसा क्या किया तुम दोनों ने जो वो तुमको ऐसे देख रहा था और न्योता देके गया है स्टडी रूम का? उसके पूछने पर अद्विक ने कहा, वो तो अब ये ही बता सकते हैं, और दादाजी की तरफ इशारा कर दिया। दादाजी उसके सवाल से बचने के लिए शिव से बोलते हैं, शिव हमें तुमसे कुछ बात करनी है, चलो हमारे साथ। ये बोलकर वो दोनों अंदर चले गए। अद्विक तो मुंह खोले हैरानी से उन्हें जाते हुए देख रहा था। तभी प्रतीक बोला, देखा अद्विक भाई, मैंने कहा था ना आपसे कि कुछ तो गड़बड़ है। तो अद्विक बोला, हाँ मेरे लाल, अब तो मुझे भी कुछ शक हो रहा है। क्रियांश पहले जिस और दादाजी गए उस और बाद में प्रतीक की ओर देखकर बोला, हाँ यार अब तो मुझे भी यकीन हो गया कि कुछ तो हुआ है, वरना शशांक भाई हमें कभी ऐसे नहीं बुलाते हैं, कहीं वो मुझे जॉब से तो नहीं निकाल देंगे। उसके ऐसा बोलते ही ओरियन और अब्रम की हंसी जो उन्होंने अभी तक रोक रखी तो वो निकल गई और वो दोनों जोर जोर से हंसने लग गए। उनको ऐसे हंसता देख अद्विक गुस्से से उन्हें घूरता है तो ओरियन उसे हाथ दिखाकर अपनी हंसी रोककर बोलता है, सॉरी ब्रो। तो अब्रम अद्विक को देख बोलता है, आई थिंक ब्रदर ही हैड कॉल्ड यू सो नाउ यू शुड गो। और फिर वापस हंसते हुए ओरियन को हाई फाई देता है। अद्विक भी मुस्कुराहट के साथ कहता है, हाँ उसने हमें जरूर बुलाया है, पर तुम यहाँ बैठकर बोर हो जाओगे तो आओ हम तुम्हें भी स्टडी रूम के दर्शन कराते हैं। ये बोल वो आगे बढ़ा तो अब्रम भागने लगा और भागते हुए बोला, साले गलती तू करे और भुगतान में करो, निकल बे। अद्विक भागते हुए बोला, साले देख क्या रहा है, पकड़ इसे। अद्विक की बात सुन क्रियांश भी अब्रम के पीछे भागने लगा। अब्रम भागते हुए बोला, मुझे माफ करो भाई, तुम्हारी तो इज्जत नहीं है शशांक के सामने, पर मेरी तो है। तभी अद्विक उसे पकड़ते हुए बोला, हाँ हाँ पता है, पर भाई आखिरी बार बचा ले उस राक्षस से, तू और ओरियन उससे कहोगी तो वो मुझे और क्रियांश को छोड़ देगा भाई, आखिरी बार पक्का प्लीज। फिर वो थोड़ा ड्रामा करते हुए बोला, मुझ पे ना सही पर इस पर तो दया कर देख, इसका मासूम चेहरा, इसकी तो नौकरी का सवाल है भाई। अब्रम क्रियांश की तरफ देखता है जो मासूम सी शक्ल बनाकर हाँ में सर हिला देता है। अब्रम उनकी नोट की देख आंखें बंद कर गुस्से से दांत पीसते हुए कहता, ठीक है पर आखिर बार। उसकी बात सुन अद्विक और क्रियांश उसे 40 बार थैंक्स बोल देते हैं। फिर अब्रम ओरियन की तरफ देखता है तो ओरियन हाँ में सर हिला देता है। इधर शशांक स्टडी रूम में बैठकर एक लाइव मीटिंग ले रहा था। तभी कमरे में सारे बॉय गिरते पड़ते अंदर एंटर करते हैं, क्योंकि वो कब से कमरे के बाहर खड़े होकर डिसाइड कर रहे थे कि कौन पहले अंदर जाए। तो इस पर ओरियन इरिटेट होकर सबको अंदर धक्का दे देता है, पर उसकी बुरी किस्मत वो उन्हें धक्का देते देते खुद भी अंदर की ओर घिर जाता है। जब शशांक की नज़र उन पर पड़ती है तो सब एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं और अद्विक शशांक को देखते हुए जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपने हाथ को ऊपर कर हेलो में हाथ हिलाता है। जब शशांक की नज़र उसके हाथ पर जाती है तो वो आंखें छोटी कर देता है। ये देख प्रतीक उसका हाथ जल्दी से नीचे कर देता है। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही शशांक उन सब को जाने का इशारा करता है। ये देख क्रियांश और अद्विक तो अपने अपने कमरे की तरफ भाग जाते हैं। उन्हें ऐसे भागता देख ओरियन, प्रतीक और अब्रम एक दूसरे को देख सर हिलाते हुए कमरे से बाहर निकल जाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात 11 बजे वही शशांक अभी भी काम कर रहा था कि उसके कानों में गाने की आवाज़ आती है, तो वो अपनी जगह से खड़ा होकर खिड़की के पास चला जाता है। इधर स्मृति को आज नींद नहीं आ रही थी, उसका मन बहुत बेचैन था, इसीलिए वो गाना गाना शुरू करती है। रात भर नींद आए नमनक में लहराते रहे सांस की तरह से आप आते रहे जाते रहे, सबके जगे हुए तारों को भी नींद आने लगी। हाय आपके आने की एक ऐश थी अब जाने लगी, सबके जगे हुए तारों को भी नींद आने लगी। हाय आपके आने की एक ऐश थी अब जाने लगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, खुश रहो हम अपने तमन्नाओं का ख्वाब आएगा, खुश रहो हम अपने तमन्नाओं का ख्वाब आएगा। नजर आला किए शर्मिए हुए आएगा, कपल चेहरे प्रति बिखरे हुए आएगा, कपल चेहरे प्रति बिखरे हुए आएगा। पत्तियां खड़के तो हम समझेंगे आप आ ही गए, हाय सजदे माजुक के माबूद को हम पा ही गए। सबके जगे हुए तारों को भी नींद आने लगी, हाय आपके आने की एक ऐश थी अब जाने लगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह।
सुबह से जैसे उठे हुई ये अंगराई, सुबह से जैसे उठे हुई ये अंगराई, ये सुबह तू भी जो आई तो अकेले आई, मेरे महबूब मेरे होश उड़ाने वाले, मेरे रूह बिछने वाले, आ भी जाता है मेरे सजदों का अरमान निकले, आ भी जाता है तेरे कदमों पे मेरी जान निकले, सबके जगे हुए तारों को भी नींद आने लगी, हाय आपके आने की एक ऐश थी अब जाने लगी, रात भर नींद आए नमनक में लहराते रहे सांस की तरह से, आप आते रहे जाते रहे। एपिसोड 12। गाने को सुन शशांक मानो उसी में खो गया और पास ही पड़े सोफे पर बैठे बैठे सो गया। उसके कुछ देर बाद स्मृति को भी नींद आ गई। आज इनडायरेक्टली ही सही पर स्मृति की आवाज ने ही शशांक को सुकून भरी नींद दे दी थी। सुबह 6 बजे स्मृति की आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो उठी और फ्रेश होकर बाहर आई ही थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। वो जल्दी जाके दरवाजा खोलती है तो सामने पूजा जी खड़ी थी और उनके हाथ में एक थाल थी। वो अंदर आए और स्मृति से बोली, माफ करना बेटा, सुबह सुबह तुम्हें डिस्टर्ब किया, पर बात है ऐसी थी कि मुझे ही आना पड़ा। स्मृति बोली, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी हो तब आप आ सकती हो, तो प्लीज माफी मत मांगिए। स्मृति की बात सुन पूजा जी मुस्कुरा देती है। वो अपने सर पर हल्का सा मारती है और कहती है, लो मैं तो भूल ही गई कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। वो ये कहते हुए थाल स्मृति के सामने करती है और कहती है, ये लो बेटा और आज पूजा में इसे ही पहनना ठीक है। और वो बाहर चली जाती है। स्मृति थाल देख कहती है, पर आंटी ये हम कैसे। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले बाहर से ही पूजा जी बोलती है, पर वर कुछ नहीं, तुम यही पहनोगी सुना। स्मृति अपना सर हिलाते हुए वॉशरूम में चली जाती है। इधर मैंशन में सभी लोग तैयार हो चुके थे सिवाय दादाजी के, सभी उनका इंतजार हॉल में बैठकर कर रहे थे। शिव आज सुबह सुबह ही किसी काम से निकल गए थे, इसीलिए वो सीधा मंदिर ही आने का बोलकर चले गए। शशांक अपने लैपटॉप में कुछ ईमेल चेक कर रहा था और क्रियांश उसी के पास बैठकर उसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। अब्रम फोन पर किसी से बात कर रहा था तो ओरियन फोन पर मंदिर की सिक्योरिटी चेक कर रहा था और प्रतीक भी किसी से चैट कर रहा था और अद्विक उन सबको देखने का काम कर रहा था। उन सब में से बस वो ही था जिसके पास कोई काम नहीं था। तभी वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, क्या कर रहे हो तुम सब अपने में लगे हुए हो, कोई मुझसे भी तो बात करो। उसके ऐसे चिल्लाने पर सबका ध्यान उस पर गया। शशांक भी उसके ऐसे चिल्लाने पर उसे एक भौं उठाकर देखता है। अद्विक की नज़र जब उस पर जाती है तो वो जल्दी बोलता है, तू लगा रे भाई, मैं तो इन सबसे बोल रहा था। उसकी बातों को इग्नोर कर शशांक फिर से अपने काम में लग जाता है। प्रतीक और अब्रम अपना फोन रख उसकी तरफ देखते हैं और अब्रम बोलता है, ठीक सुना, अपनी बकवास कर दे, हमारा दिन खराब बोल में सुन रहा हूँ। अद्विक उसे घुरते हुए कहता है, रहने दे साले, नहीं कहना मुझे कुछ, और एक ये दादाजी है जो अभी तक नहीं आए, अगर उनकी जगह में होता तो अभी तक मुझे 100 बार बुला चुके होते हो। तभी पीछे से आवाज आई, क्या कहा तुमने। आवाज सुन अद्विक के पसीने आ गए। वो जल्दी से खुद को नॉर्मल करते हुए वो पलट कर जल्दी से दादाजी के पास आया और बोला, कुछ नहीं दादाजी, जल्दी चलिए, हमें देर हो रही है, पूजा आंटी भी कब का चली गई। ये बोल वो उन्हें बाहर ले गया। शशांक ये देख अपना सर हिला देता है और अब्रम बोलता है, झूठा साला। वो सब भी उनके साथ मंदिर की ओर निकल जाते हैं। इधर पूजा जी जोर से बोलती है, आप भी क्या करते हैं, हमें पहले से ही देर हो गई है और आप और देरी कर रहे हैं। तो राजेश जी उन्हें शांत कराते हुए कहते हैं, हम जो करते हैं वो करते हैं, पर आप क्या कर रही है पूजा जी, क्यों इतनी परेशान हो रही है, हम समय पर ही पहुंच गए। फिर रुक के बोले, वैसे स्मृति कहाँ है, वो नजर नहीं आई। तो पूजा जी बोली, हाँ वो आती ही हो। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उनकी नज़र स्मृति पर गई और उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, सुंदर। पूजा जी की बात सुन राजेश जी का ध्यान भी स्मृति पे जाता है तो वह भी पूजा जी से कहते हैं, एकदम कामदेवी का अवतार लग रही है। पूजा जी ने भी उनकी बात पर हमें सर हिला दिया। स्मृति ने आज डार्क ग्रीन कलर का लहंगा विद गोल्डन दुपट्टा जिसको उसने कमर से लगा रखा था और उसका सीधा पल्लू लिया हुआ था। उसके खुले लंबे बाल, आंखों में गहरा काजल, कानों में झुमके, गले में हल्का नेकलेस, होठों पर हल्की लाल रंग की लिपस्टिक, उसकी खुली कमर जो एकदम मक्खन जैसी लग रही थी और उसकी सुंदरता बताता हुआ उसका वो कमरबंद, उसकी सादगी भी कहर ढा रही थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। पूजा जी उसके पास आते हुए बोली, हमने जितना सोचा उससे भी ज्यादा सुंदर लग रही हो तुम, किसी की नजर ना लगे बेटा। और फिर अपनी आंखों से काजल निकाल स्मृति के कान के पीछे लगा देती है। तभी राजेश जी कहते हैं, अगर आपका हो गया हो तो चले, अब आपको देरी नहीं हो रही। फिर वो स्मृति को देख मुस्कुरा देते हैं। स्मृति भी उनको देख मुस्कुरा के हमें सर हिला देती हैं। वो सब भी गाड़ी में बैठकर मंदिर की ओर निकल जाते हैं। इधर शशांक और दादाजी एक काम में, अभ्रम, ओरियन और अद्विक एक काम में और प्रतीक और प्रियांश एक काम में थे। उनकी सबकी कार कुछ ही देर में मंदिर के सामने रुकती है तो सभी कार से बाहर आते हैं।
उनके बाहर आते ही एक का वहां आके रुकती है और उसमें से एक लड़का बाहर निकलता है जो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो लगभग प्रतीक और प्रियांश की एज का ही लग रहा था। कौन है ये लड़का और क्या होगा जब स्मृति आएगी शशांक के सामने, जानने के लिए नेक्स्ट चैप्टर जरूर पढ़िए। एपिसोड 13। उस लड़के को देख सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई सिवाय शशांक के। वो बिना भाव के उसे देखता है। वो लड़का आगे बढ़ दादाजी के पैर छूता है तो दादाजी कहते हैं खुश रहो बेटा। तो वो लड़का कहता है ये आशीर्वाद नहीं दादाजी, ये कहिए कि तुम पूरी जिंदगी आराम से बिताओ और तुम्हें कोई काम न करना पड़े, ये सब दादाजी। उसकी बात सुन दादाजी उसका कान पकड़ खड़ा करते हुए बोले तू कभी सुधरेगा नहीं ना, कुछ सीख अपने भाई से, कितना मेहनती है। दादाजी की बात सुन वो लड़का बोला आ हा हा हा। दादाजी क्या कर रहे हो, पहले मेरा कान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वो लड़का अपना कान छुड़ाकर उसे सहलाते हुए बोला क्या दादाजी आप मुझे भाई की तरह हार्टलेस बनाना चाहते हो, कभी नहीं, नेवर। शशांक को मानो उसकी बात से कोई फर्क ही ना पड़ा हो, जैसे उसके लिए ये सुनना रोज का हो। पर वहां खड़े सभी को उस पर हंसी आ गई। तभी उस लड़के ने कहा वैसे मुझे अद्वैत भाई नजर नहीं आए, कहाँ है वो। फिर जोर से चिल्लाते हुए बोला अद्वैत भाई कहाँ है आप। तभी उसे आवाज आए अरे पहले नजरें उठाकर देख तो सही, में तेरे पीछे ही खड़ा हूँ। आवाज सुन वो लड़का पीछे पलटा और अद्वैत के पास भाग के आया और उसे गले लगाते हुए बोला ओ भाई मैंने आपको बहुत मिस किया, एक आप ही तो है जो हर वक्त मेरी बकवास में साथ देते हैं। उसकी बात सुन अद्वैत बोला साले कहना क्या चाहता है, मैं बकवास करता हूँ। तो वो लड़का दूर हटते हुए बोला अरे नहीं भाई आप तो मेरे गुरु है, आप हैं तो मैं हूँ। तभी क्रियांश बोला अब्रम भाई मुझे लगता है कर्निश ने सिर्फ अद्वैत भाई को ही मिस किया। तो अब्रम बोला हाँ इनका भारत मिलाप देख के तो यही लग रहा है। क्यों ओरियन। तो ओरियन बोला हाँ सही कहा यार। तो क्रियांश बोला हाँ और नहीं तो क्या, वरना प्रतीक तुझे याद है कोई हमसे कहता था कि यार अगर मैं कहीं भी चला जाऊँ तो बाय गॉड में एक पल भी वहां नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। उसकी बात सुन कर्निश क्रियांश और प्रतीक के पास आया और बोला सालो सही कहता था, मैंने तुम दोनों की बकवास सबसे ज्यादा मिस की है। उसकी बात सुन दोनों पहले मुंह बनाते हैं और बाद में हंसते हुए उसे गले लगा देते हैं। उन तीनों को ऐसे देख शशांक के अलावा सब मुस्कुरा देते हैं। तभी सभी के कानों में एक रौबदार आवाज पड़ती है कर्निश डिड नॉट कम आफ्टर मेनी ईयर्स, दिस इज हाउ यू ऑल आर मीटिंग हिम, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड वॉक इन। ये बात सुन कर्निश और बाकी सब शशांक की ओर देखते हैं। शशांक की बात सुन तो कर्निश का मुंह ही बन गया। वो शशांक के पास जाते हुए बोला क्या भाई आप तो मुझे ना ही बोलते हो ना हेलो, तो कम से कम मुझे दूसरे लोगों से तो मिलने दो। और वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही वहां एक का आके रुकती है तो सबका ध्यान उस ओर जाता है। उसका से एक शख्स निकलता है जिसे देख कर्निश एकदम एक सिंसियर बच्चे की तरह खड़ा हो जाता है। वो आदमी ओरियन से पूछता है यहाँ सब ठीक है। तो ओरियन कहता है हाँ शिव अंकल सब चेक्ड है। शिव हमें सर हिलाकर दादाजी के पास आते हैं और कहते हैं पापा वो पंडित जी को हमसे कुछ काम है तो चले। दादाजी हमें सर हिला देते हैं। तभी कर्निश आगे बढ़ा तो शिव उसे इग्नोर करते हुए सीधा अंदर चले गए। ये देख कर्निश थोड़ा उदास हो जाता है पर दादाजी जाते वक्त उसके कंधे पर हाथ रख उसे सब ठीक होने का इशारा करते हैं तो कर्निश बड़ी सी स्माइल के साथ हमें सर हिला देता है। शशांक भी एक नज़र कर्निश को देख अंदर चला जाता है। उसे भी ये सब देख के गुस्सा बहुत आया पर वो आज कुछ नहीं बोल सकता था। बाकी सब कुछ देर वहां खड़े रहते हैं। बाद में थोड़ा चल के मंदिर की सीढ़ियों तक जाते और वहीं रुककर दादाजी और सबका बाहर आने का इंतजार करते हैं क्योंकि पूजा बाहर ही होनी थी। तभी मंदिर में एक और का आके रुकती है और एक बार फिर सबका ध्यान उस तरफ जाता है। वहां से सबको कुछ ज्यादा साफ नहीं दिख रहा था। उसका से राजेश जी बाहर आते और दूसरी तरफ से पूजा जी। स्मृति बाहर आके पूजा जी को आगे चलने का बोल वो उनकी पीछे वाली का से पूजा की थाल और कुछ जरूरी सामान निकालने लग जाती है। पूजा जी और राजेश जी जब उनके पास आते हैं तो कर्निश उछलते हुए उनके गले लग जाता है और बोलता है आप तो अभी भी उतनी ही सुंदर लग रही है। उसकी बात सुन पूजा जी उसकी बाह पर मारते हुए कहती है तुम कभी सुधरोगे नहीं ना, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बहुत साल हो गए तुम्हें गए हुए। पूजा जी की बात सुन कर्निश के साथ बाकी सब भी हंस देते हैं। तभी राजेश जी कहते हैं और बताओ छोटे नवाब कैसा रहा सफ़र। तो कर्निश उनकी बात पर स्टाइल से कहता है मत पूछिए हमसे कि सफ़र कैसा था, क्या बताए सफ़र की दास्तान कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसने हमसे क्या क्या छिना है। उसकी बात सुन सब अपना सर पिट लेते हैं। तभी प्रतीक उछलते हुए कहता है हे पूजा आंटी क्या सिर्फ आप दोनों ही आए हैं अकेले, मेरा मतलब वो नहीं आई। उसकी बात सुन अब्रम कहता है वो कौन।
तभी इतने शोर में भी सभी को पायलों के छनकने की आवाज आती है। किसके पायलों की है ये आवाज और क्या अब शशांक और स्मृति आएंगे आमने सामने? एपिसोड 14। जब सब ने आवाज की ओर देखा तो एक पल के लिए सबकी नजर उधर ही ठहर गई। स्मृति अपने हाथों में आरती की थाल लेकर आ रही थी, उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। स्मृति को देख प्रतीक और ओरियन को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, बस वो उसकी सादगी वाली सुंदरता को ही निहार रहे थे। पर अद्विक, अभ्रम, क्रियांश और कर्निश तो स्मृति को पहली बार देख रहे थे और ऊपर से उसकी इतनी सुंदरता देख तो वो उसे देखते ही रह गए। पर उन्हें क्या पता वो उनकी फ्यूचर भाभी है। अब तक स्मृति उन सब के पास आ गई थी। वो सबको देख थोड़ा घबरा रही थी, इसीलिए वो जमीन को ही निहार रही थी। राजेश जी ने सबको देखा तो उन्हें थोड़ी हंसी आ गई, पर फिर भी उन्होंने अपना गला साफ करते हुए कहा, वैसे दादाजी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? उनकी बात सुन सबका ध्यान टूटा तो सब इधर उधर देखने लग गए। पर तभी अद्वैत ने कहा, दादाजी तो अंदर गए हैं पंडित जी से बात करने। पर ये कौन है अंकल? अद्वैत का इशारा अपनी ओर पाकर स्मृति थोड़ा घबरा गई, इसीलिए उसने एक भी बार अपना सर उठाकर ऊपर नहीं देखा। राजेश जी कुछ बोलते उससे पहले प्रतीक बोला, ब्रो ये स्मृति जी है। उसकी बात सुन सभी लड़के उसे घूरने लग गए, जैसे पूछ रहे हो तुझे इतनी जानकारी कैसे है। उनके ऐसे घूरने पर प्रतीक थोड़ा ऑकवर्ड हो गया और अपने बालों में हाथ घुमाने लग गया। उसे ऐसे देख राजेश जी मुस्कुराते हुए बोले, वो मैंने ही मिलवाया था। उनकी बात सुन मानो सब लड़कों को प्रतीक से जलन सी होने लगी। तभी कर्निश आगे बढ़कर स्मृति से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, हे मिस माई सेल्फ कर्निश, कर्निश अग्निवंशी। उसके ऐसे करने पर स्मृति को कुछ समझ नहीं आया, तो वो अपने हाथ जोड़कर कहती है, जी हम स्मृति। उसको हाथ न मिलाता देख कर्निश कुछ कहता उससे पहले अद्वैत उसके आगे खड़ा होकर स्मृति के सामने हाथ जोड़कर कहता है, नमस्ते और मैं अद्वैत अग्निवंशी। नाम तो सुना होगा। उसकी बात सुन सब अपना सर हिला देते हैं और स्मृति उसे ऑकवर्ड स्माइल के साथ देखती है। ऑकवर्डनेस को खत्म करने के लिए पूजा जी स्मृति से कहती है, स्मृति तुम प्रतीक और ओरियन से तो मिल चुकी हो, आओ मैं तुम्हें इन सब से भी मिलवा देती हूँ। उनके कहने पर कि तुम प्रतीक और ओरियन से मिल चुकी हो तो फिर एक बार सारे लड़के ओरियन को घूरने लगते हैं, जैसे कह रहे हो मतलब ओरियन भी फास्ट निकला और हमें भनक भी नहीं हुई। उन सब को देख ओरियन अपने कंधे उठा देता है। तो पूजा जी आगे कहती है, स्मृति ये है कर्निश। तो स्मृति उसे देख स्माइल करती है, ये है अद्वैत। पूजा जी अद्वैत की ओर इशारा करते हुए कहती है तो स्मृति उसे देख हमें गर्दन हिला देती है, ये है क्रियांश। पूजा जी के कहने पर क्रियांश स्माइल के साथ कहता है, हेलो। तो स्मृति भी बदले में मुस्कुरा देती है। फिर पूजा जी शरारती अंदाज में कहती है, और ये है द ग्रेट बिजनेस टाइकून अभ्रम। उनकी बात सुन अभ्रम हंसते हुए कहता है, क्या आंटी आप भी? पर मानना पड़ेगा मेरा नाम आपके मुंह से सुनने के बाद मुझे मेरे नाम से और प्यार हो गया। उसकी बात सुन पूजा जी भी हंस देती है। फिर अद्वैत स्मृति से मुस्कुराते हुए कहता है, नमस्ते स्मृति जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो स्मृति भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। जब पूजा जी की नज़र बाकी लड़कों पर जाती है तो सभी उन्हें ही घूर रहे थे, जैसे कह रहे हो हमारा इंट्रो इतना फिका, और सारी अटेंशन अभ्रम को। उनको ऐसे देख पूजा जी नजरें चुरा लेती है और राजेश जी की हंसी छुट जाती है। तभी ओरियन कहता है, पूजा आंटी अभी पूजा में 2-3 घंटे बाकी है तो आप जाके उस कमरे में आराम कर लीजिए। और एक कमरे की ओर इशारा कर देता है। पूजा जी जाने को होती है तो उनके पीछे कर्निश और अद्वैत भी जाने लगते हैं। उनको जाता देख ओरियन थोड़ा जोर से कहता है, मैंने सिर्फ उन दोनों को उस तरफ जाने को कहा है, बाकी सब मेरे साथ उस रूम में चलो। ओरियन की बात सुन कर्निश मन में कहता है, क्या भाई आप भी? और अद्वैत मन में कहता है, साले तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं गई ना। वो दोनों उसे घूरते हुए उससे पहले कमरे की ओर बढ़ जाते हैं और बाकी सब भी एक जीत की मुस्कान लिए उनके पीछे चले जाते हैं। इधर पूजा जी और स्मृति आके सोफे पर आराम से बैठते हैं। स्मृति पूजा जी की दूसरी तरफ मुंह करके अपने आंसू साफ करती है तो पूजा जी उसे ये करते हुए देख लेती है। वो थोड़ा फिक्र के साथ स्मृति के पास बैठकर उससे बहुत प्यार से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? तुम्हें किसी ने कुछ कहा या तुम्हें उनकी बातों का बुरा लगा? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। उनके कहने पर स्मृति उनके गले लग जाती है और सुबकते हुए कहती है, नहीं आंटी ऐसे मत कहिए, ना हमें किसी ने कुछ कहा, ना हमें किसी की बात का बुरा लगा। तो पूजा जी स्मृति के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, तो क्या बात है लाडो, आप ऐसे रो क्यों रही है? तो स्मृति कहती है, वो आंटी बस हमसे आज तक किसी ने इतनी इज्जत और प्यार से बात नहीं की ना, इसीलिए हम थोड़ा इमोशनल हो गए। तो पूजा जी कहती है, थोड़ा इसे बहुत ज़्यादा इमोशनल होना कहते हैं।
फिर वो स्मृति को खुद से दूर करते हुए उसे गोद में सुलाते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों सोचती है लाडो, आप बहुत प्यारी है। उनकी बात सुन स्मृति कहती है, आंटी आपने मुझसे कल कुछ पूछा था ना कि मैं यहाँ कैसे आई। फिर स्मृति उन्हें यहाँ आने तक की सारी बात बता देती है, जिसे सुन पूजा जी आंखों में आंसू लिए स्मृति से कहती है, मेरी बच्ची ने कितना कुछ सहा है, भगवान करे तेरे दुख जल्दी खत्म हो जाए। वो दोनों बातें कर रही थी पर इस बात से अनजान कि दो शख्स, एक जो दरवाजे पर खड़ा और दूसरा उसी से थोड़ी दूरी पे उनके पीछे खड़ा, उनकी सारी बातें सुन रहे थे। पीछे वाला शख्स बिना आवाज किए वहां से चला जाता है। तो कौन है ये दोनों शख्स, जानने के लिए नेक्स्ट चैप्टर जरूर पढ़े। एपिसोड 15। जब स्मृति ने पूजा जी को बताया कि उसके साथ उसकी चाची ने क्या किया तो ये सारी बातें बाहर खड़े दादाजी ने सुन ली। दरअसल दादाजी यहाँ पूजा जी से पूछने आए थे कि हवन की सामग्री पूरी है या नहीं, पर उन्होंने जब स्मृति की बातें सुनी तो उन्हें भी स्मृति के लिए बहुत बुरा लगा। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए दरवाजा खटखटाया। जब पूजा जी और स्मृति ने दादाजी को देखा तो जल्दी से खुद को संभाल कर खड़ी हुई। पूजा जी बोली, क्या हुआ दादाजी, कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता, खामिखा आपने तकलीफ उठाए। उनकी बात सुन दादाजी बोले, बेटा इसमें तकलीफ कैसी, अगर इतना भी नहीं चल पाया तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। फिर वो आगे बोले, वैसे मैं पूछने आया था कि पूरी तैयारी हो चुकी है ना। उनकी बात सुन पूजा जी हाँ में सर हिलाते हुए बोली, जी दादाजी सब कुछ तैयार है, आप चिंता मत कीजिए। उनकी बात सुन दादाजी मुस्कुरा देते हैं और स्मृति को देखते हुए कहते हैं, और स्मृति बेटा आज की आरती आपको ही करनी है, हमें आपकी आवाज़ बहुत पसंद आई, करोगी ना आरती। तो स्मृति हाँ में सर हिलाते हुए बोली, जी दादाजी जैसा आप कहे। इधर बॉयज़ रेस्ट रूम में सभी इधर उधर फैल के बैठे थे और किसी बात पर बहस कर रहे थे सिवाय अभ्रम के, जो अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था मानो उसे उनकी बकवास से कुछ खास फर्क ही ना पड़ रहा हो। तभी कमरे में शशांक और ओरियन एक साथ एंटर होते हैं। शशांक को देख अभ्रम के अलावा सब एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। जब अभ्रम को कोई आवाज़ नहीं आती तो वो नज़र उठाकर सामने देखता है। सामने शशांक को देख वो कुछ कहता, उससे पहले शशांक थोड़े गुस्से से बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ, इतना शोर किस खुशी में हो रहा है, इस कमरे को तुम सब ने फिश मार्केट बना रखा है, कम से कम जगह देखकर तो शुरू हुआ करो। तो अभ्रम एक नज़र सबको देख चुगली भरे अंदाज से कहता है, शायद ये सब किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे। फिर कुछ सोचकर आगे कहता है, क्या नाम था उनका। हाँ स्मृति जी, ये सब स्मृति जी के बारे में बात कर रहे थे, क्यों है ना। फिर वो अद्वैत को देख चिढ़ाने वाली स्माइल करता है। उसकी बात सुन अद्वैत, कर्निश, प्रतीक और क्रियांश की तो सांस ही रुक जाती है और वो डरी हुई नजरों से शशांक की ओर देखते। जो अभ्रम की बात सुन कहता है, वो स्मृति। शशांक की बात सुन अभ्रम कुछ कहता उससे पहले ही कर्निश बोलता है, कुछ नहीं भाई, ये अभ्रम भाई तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं, हम तो कुछ और बात कर रहे थे। एंड वो स्मृति जी पूजा आंटी की गेस्ट है, तो हम बस ये कह रहे थे कि पहले कभी हमने उन्हें देखा नहीं, इसीलिए बस इतनी सी बात हुई, ज़्यादा कुछ नहीं। क्यों अद्वैत भाई। उसकी बात सुन अद्वैत भी जल्दी सर हिलाते हुए कहता है, हाँ यार बस इतना ही, ये अभ्रम तो कुछ भी बोलता है। फिर वो अभ्रम को आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा करता है तो अभ्रम और ओरियन दोनों की हंसी निकल जाती है और शशांक उन्हें आंखें छोटी करके देखता है। तभी कमरे में एक पंडित का शिष्य आता है और उन्हें हवन करने के लिए बुलाता है। शशांक उन्हें आने का बोल वॉशरूम में चला जाता है और बाकी सब बाहर की ओर पूजा जी कुछ ढूंढ रही थी। उन्हें ऐसे देख स्मृति उन्हें पास आकर पूछती है, क्या हुआ आंटी, आप परेशान क्यों दिख रही। स्मृति की बात सुन पूजा जी कहती है, बेटा हमें हवन की सामग्री कहीं मिल नहीं रही, हमें पूरा पता है, हमने उसे इन्हीं सामानों के साथ रखा था पर पता नहीं कहाँ चली गई। उनकी बात सुन स्मृति मुस्कुराते हुए कहती है, अरे आंटी वो सब गाड़ी में है, आप खामिखा उन्हें यहाँ खोज रही है, रुकिए हम लेकर आते हैं। स्मृति जब पार्किंग एरिया की ओर जा रही थी कि तभी उसे कुछ आवारा लड़के दिखाई देते हैं जो उसे ही हवस भरी नजरों से देख रहे थे। वो उन लड़कों को इग्नोर करते हुए एक कदम बढ़ाती ही है कि वो सारे लड़के उससे कुछ दूरी पर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। स्मृति अपना एक कदम पीछे लेती ही है कि उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। किसी के ऐसे अचानक हाथ रखने पर स्मृति जल्दी से हाथ की ओर देखती है और बाद में उस ओर जिसने हाथ रखा था। उस शख्स और उसके साथ खड़े उन लड़कों को देख स्मृति को जैसे सांस आई। वो कोई और नहीं बल्कि वो ही 6 बॉयज थे और जिसने हाथ रखा था वो कर्निश था। दरअसल जब वो सब जहां हवन हो रहा था उस तरफ जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि स्मृति कहीं जा रही है तो सब उसे ही देखने लग गए, पर जब उन्होंने आगे उन लड़कों को और उनकी हरकतें देखी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। फिर क्या आ गए स्मृति को बचाने।
चाहे वो अपने घर में कैसे भी रहते हैं पर बाहर लोगों के सामने एकदम ऐसे रहते हैं कि उनके सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती है। अग्निवंशी परिवार के लड़के लड़कियों को पैरों की जूती नहीं सर की पगड़ी समझते हैं और अगर ये किसी को देख ले जो इन्हें बेइज्जत करे तो फिर वही जानते हैं कि उनके साथ क्या होता है। यहाँ तो बात और स्मृति की थी, फिर कैसे उसे ना बचाते। अब क्या होगा उन लड़कों का और क्या होगा जब स्मृति एक बार फिर आएगी शशांक के सामने। एपिसोड 16। उन सब को देखकर स्मृति को कुछ राहत जरूर हुई पर उसे कहीं ना कहीं घबराहट जरूर हुई। सारे लड़कों की आंखों में जैसे आग दहक रही थी। तभी ओरियन आगे होकर बोला, सुनो तुम सब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना बाद में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तब क्रियांश ने ओरियन के कान में कहा, क्या ओरियन भाई आप क्या कह रहे हो? हर जगह इतना फॉर्मल होना जरूरी है क्या? सीधा दो लगाकर अकल ठिकाने पर लाओ ना। उसकी बात सुन ओरियन ने उसकी तरफ देखा ही था कि प्रतीक बोला, आप रुको भाई मैं लाता हूँ इनकी अकल ठिकाने। ये बोल वो आगे बढ़ा ही था कि अब्रम ये देख प्रतीक को रोकते हुए बोला, रुक जा इडियट, भूल मत ओरियन ने ही सारी सिक्योरिटी संभाल रखी है और उसकी फाइटिंग स्किल्स तुझसे ज्यादा अच्छी हैं। उसकी बात सुन दोनों ने मुंह बना लिया। ओरियन ने फिर एक बार उन लड़कों को देख एक भौं उठाई। उन लड़कों ने ओरियन और उन बाकी लड़कों को देखा तो उन्हें अंदर से थोड़ी घबराहट हुई। होती भी क्यों ना, वो सब थे ही इतने हटे कट्टे, वो आवारा लड़के कहाँ टिकते उनके सामने। फिर वो सारे आवारा लड़के एक एक करके साइड हो गए। स्मृति को ये देख थोड़ी राहत हुई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यहाँ उसकी वजह से कोई भी तमाशा हो और किसी को चोट ना लगे। वो लोग उसे यहाँ रहने दे रहे थे वो ही उसके लिए बड़ी बात थी और ऐसे में उसकी वजह से उन्हें कोई परेशानी होती तो वो तो पूरी की पूरी गिल्ट में भर जाती। स्मृति ने देखा कि वो सारे आवारा लड़के वहां से जा चुके हैं तो वो पीछे मुड़ी और आदर भाव से थोड़ा झुककर बोली, आप सभी का बहुत धन्यवाद, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी जिसे देख सारे लड़के सिर्फ उसे ही देखे जा रहे थे। तभी स्मृति रुककर आगे बोली, देखिए अब सब ठीक है, आप सबका इतना वक्त लेने के लिए हम माफी चाहते हैं। स्मृति का इतना शांत और सरल व्यवहार देख के सबके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। शायद ही कभी उन्होंने स्मृति जैसी लड़की देखी थी। कोष्टक। तभी कृनिश तपाक से बोला, अरे रहने दीजिए स्मृति जी, ये मेरा फर्ज था। उसकी इस बात पर अब लड़कों ने उसे घूर कर देखा तो उसने अपनी बात ठीक करते हुए कहा, मेरा मतलब हम सब का। वैसे आप कहाँ जा रही थी? उसकी इस बात पर सारे बॉयज उसे देखने लगे। कृनिश के पूछने पर स्मृति बोली, वो हम पूजा की कुछ सामग्री लेने जा रहे थे। स्मृति आगे कुछ बोलती उससे पहले क्रियांश बोला, ठीक है चलिए स्मृति जी मैं आपके साथ आता हूँ। उसकी बात पर सबकी आंखें बड़ी हो गई और इस बार स्मृति भी उनके साथ शामिल थी। तभी कृनिश क्रियांश को घूरते हुए बोला, हम सब भी चलेंगे क्यों अद्विक भाई? उसकी बात पर अद्विक ने अपना सर हाँ में हिला दिया और अभ्रम ने ओरियन को देख के सर हिला दिया। इन सब के बीच स्मृति बोली, अरे नहीं नहीं रहने दीजिए, बस यही तो जाना है। उसकी बात पर ओरियन बोला, आप क्रियांश को अपने साथ ले जाए। उसकी बात सुन क्रियांश की आंखें चमक उठती है और इसी से उल्टा कर्निश और प्रतीक की आंखें ओरियन को घूरने लगती है। ओरियन की बात पर स्मृति हमें सर हिला देती है। तभी कर्निश कहता है, मुझे लगता है प्रतीक और मुझे भी साथ जाना चाहिए, क्या पता सामान ज्यादा हो। क्यों प्रतीक? प्रतीक भी उसकी बात सुन जोर से सर हिला देता है। बेचारा अद्विक बस सबका मुंह ही देखता रह जाता है। अभ्रम अद्विक के पास आकर बोला, कोई ना दोस्त अगली बार अच्छी मेहनत करना, और एक चीरने वाली स्माइल करता है। उसकी बात पर अद्विक उसे कुछ कहता उससे पहले ओरियन उससे बोला, अब चलेगा या यहीं से घर जाना है? इस बार तो अद्विक बोल ही पड़ा, सालों अगर तुम जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत। उसकी बात को इग्नोर करते हुए ओरियन उसे खींचते हुए मंदिर की तरफ चल दिया और उसके पीछे पीछे अभ्रम भी। अब इधर स्मृति उन तीनों लड़कों के साथ कार तक आई। इतनी सी देर में ही उन तीनों ने स्मृति को अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया था जिससे स्मृति को काफी हंसी आए और काफी अच्छा भी लगा। स्मृति जब आगे बढ़कर कार की डिक्की खोलने को हुई ही थी कि कर्निश बोला, अरे रुकिए आप, हमारे होते हुए आप ये करेगी? बिल्कुल नहीं। जब कर्निश ने अंदर देखा तो अंदर सिर्फ एक बैग, थाल और एक जल का लोटा रखा हुआ था। कर्निश ने सब बाहर निकाल कर बैग क्रियांश दिया, थाल प्रतीक को और लोटा खुद ने पकड़ लिया। स्मृति बोली, देखा आपने, हमने कहा था ज्यादा सामान नहीं है, आप खामिखा परेशान हुए, लाइए हमें दीजिए हम पकड़ लेते हैं। वो बैग लेती उससे पहले क्रियांश ने कहा, रहने दीजिए ये हम कर लेंगे, आप पूजा जी की मेहमान है तो हमारी भी हुई ना। स्मृति को ये सब काफी अच्छा लगा कि वो सब उसकी कितनी इज्जत कर रहे थे। अग्निवंशी बॉयज ये सब इसलिए नहीं कर रहे थे कि स्मृति काफी सुंदर थी या स्मृति उन्हें पसंद आए हो, वो ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें विमेन रिस्पेक्ट सिखाई गई थी और वो सब जेंटलमैन थे।
कोष्टक। स्मृति उन्हें देखकर मुस्कुरा देती है। मंदिर के बाहर वाले हिस्से में शिव और शशांक दोनों हवन कर रहे थे। दादाजी उन्हीं के पास बैठे थे। अद्विक और ओरियन खाने की व्यवस्था देखने गए थे और अभ्रम मंदिर में बैठकर दान की वस्तुएं देख रहा था। जब स्मृति मंदिर तक आई तो उसने देखा कि दो लोग हवन कर रहे हैं और दादाजी उनके पास बैठे हैं। क्या अब स्मृति और शशांक मिल पाएंगे? और क्या स्मृति की इन बागुरबिल्लों के साथ जम पाएगी कोल्ड स्वेट स्माइल? जानने के लिए आगे जरूर पढ़िए। एपिसोड 17। जब स्मृति मंदिर तक आई तो उसने देखा कि दो लोग हवन कर रहे हैं और दादाजी उनके पास बैठे हैं। अब आगे। स्मृति आगे जाती उससे पहले पूजा जी उनके पास आ गई। पूजा जी कर्निश, प्रियांश और प्रतीक को देखकर बोली, बेटा ये पूजा की थाल और जल लोटा मंदिर में ले जाओ और ये बैग मंदिर में पुजारी जी को दे देना। फिर वो स्मृति से बोली, सुनो बेटा, हमें तुमसे कुछ काम है, हमारे साथ आओ। वो तीनों बस उन दोनों को जाते हुए देखने लगे। फिर वो तीनों हवन कुंड को प्रणाम कर सीधा मंदिर में आ गए। जब वो मंदिर में आए तो उसी वक्त ओरियन और अद्विक भी आ गए। अभ्रम ने जब उनके हाथ में सामान देखा तो बोला, क्यों भाई, तू तो कह रहा था सामान ज्यादा है, क्या हुआ? ओरियन और अद्विक अभ्रम की बात पर हंसने लगे। कर्निश ने अभ्रम से कहा, क्या यार भाई, अब बस भी करो हंसना। ये कहते हुए वो और प्रतीक उनके ही पास जाकर बैठ गए और प्रियांश पंडित जी को बैग देने चला गया। इधर मंदिर के बाहर हवन पूर्ण हो गया था। शिव, शशांक और दादाजी तीनों भी मंदिर में आ गए। शशांक और शिव दोनों पंडित जी के साथ नदी में स्नान करने चले गए क्योंकि उन्हें भगवान को जल चढ़ाना था। दादाजी भी उन सब के पास ही आके बैठ गए। कर्निश बोला, दादाजी अब क्या करना है? मेरा मतलब अब हम क्या करेंगे? दादाजी उसकी बात पर मुस्कुराहट के साथ बोले, अब बस आरती बाकी है बेटा, और वो आरती स्मृति करेगी। दादाजी की बात पर अद्विक खुश होकर बोला, सच में दादाजी? अद्विक की इतनी खुशी देख दादाजी ने उसे घूरते हुए कहा, क्या बात है अद्विक, तुम्हारी खुशी देखकर लग रहा है तुम सब पहले ही मिल चुके हो। हे ना। दादाजी की बात सुन अद्विक इधर उधर देखने लगा। दादाजी आगे कुछ बोलते उससे पहले शिव और शशांक पंडित जी के साथ आ गए। शशांक ने भगवान को स्नान कराने के बाद फिर से अपना बिजनेस सूट पहन लिया था। पंडित जी बोले, आरती का वक्त हो गया है, आइए आरती करते हैं। पंडित जी की बात पर दादाजी प्रतीक से बोले, जाओ बेटा, पूजा को बुला लाओ। दादाजी की बात पर प्रतीक उछलता हुआ चला गया। उसे इस तरीके से जाता देख शशांक अभ्रम से बोला, आज तक मैंने इसे इतनी खुशी से कोई काम करते हुए नहीं देखा, मानो जैसे ये इसी काम का वेट कर रहा हो। अभ्रम हल्की हंसी हंसते हुए बोला, ब्रो, अगर पूजा आंटी से रिलेटेड कोई भी काम हो तो ये सब इतनी ही खुशी के साथ करेंगे। शशांक को उसकी बात कुछ ज्यादा समझ नहीं आई, इसलिए उसने अपना सिर हिला दिया। इधर मंदिर के बाहर स्मृति और पूजा जी एक शिष्य के साथ मिलकर दान की वस्तुएं बांट चुके थे। अब वो दोनों मंदिर के अंदर ही जाने को हुई कि प्रतीक उनके पास आके बोला, आंटी दादाजी ने बुलाया है, आरती का वक्त हो चुका है। पूजा जी ने हाँ में सर हिलाया और वो मंदिर की तरफ चल दिए। तभी अचानक शशांक के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो अपने आसपास देखने लग गया। तब उसकी नज़र पूजा जी के पीछे आती हुई लड़की पर पड़ी तो उसे एक झटका लगा। वो मन में बोला, ये कैसा इत्तेफाक है, जिस लड़की को मैंने 2 दिन पहले देखा वो आज फिर मेरे सामने है। जब उसने स्मृति की झुकी पलकें देखी तो वो उसे देखता ही रह गया। पर स्मृति ने तो अपना सर तक नहीं उठाया। उसने शशांक की ओर तो देखा ही नहीं, वो सीधा दादाजी के पास चली गई। दादाजी मुस्कुराते हुए स्मृति से बोले, जाओ बेटा, आरती करो। स्मृति ने झिझकते हुए हाँ में सर हिला दिया। शशांक की नज़र तो मानो स्मृति पर जम सी गई थी। स्मृति ने आरती गाना शुरू की। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जैसे ही सबके कान में स्मृति की आवाज गई तो सब मंद्रे मुक्त हो गए। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से बलशाली है अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटी का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत का पूत सुने है पर ना माता सुनी को माता। माँ बेटी का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत का पूत सुने है पर ना माता सुनी को माता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों की दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मानते धन और दौलत, न चांदी न सोना, हम तो मांगे तेरे मन में छोटा सा कोना। नहीं मानते धन और दौलत, न चांदी न सोना, हम तो मांगे तेरे मन में छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों की सत को संवारती।
ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली, चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली, माँ भर दो भक्ति रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली। भक्तों के कारज तू ही सारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गावे भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आरती खत्म होते ही स्मृति ने माँ का जयकारा लगाया, बोल अम्बे माई की जय। जैसे ही स्मृति ने जयकारा लगाया तभी सबकी चेतना टूटी। प्रतीक और दादाजी को छोड़कर सब हैरान थे कि स्मृति कितना अच्छा गाती है। एपिसोड 18। स्मृति अब थाल लेके दादाजी के पास गई और उन्हें आरती देके उनके पैर छुए। दादाजी ने कहा हमेशा खुश रहो बेटा। फिर स्मृति शिव जी के पास गई। सारे घर वाले इन दोनों को ही देख रहे थे। कर्निश तो अपने मन में प्रार्थना कर रहा था शिवजी स्मृति को कुछ ना कहे। कोष्टक शिवजी ने स्मृति से आरती ली तो स्मृति ने झुक के उनके पैर छू लिए। अब तो सबकी सांस ही रुक गई थी। शशांक भी बहुत ध्यान से ये सब देख रहा था। कोष्टक शिवजी थोड़ा मुस्कुरा के स्मृति के सर पर हाथ रख के बोले हमेशा ऐसे ही खुश रहो। उनकी इस बात पर तो मानो सबको सांप सूंघ गया हो। सब काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि जहां तक उन्हें याद था शायद ही शिवजी ने कभी किसी से ऐसे प्यार और मुस्कुरा के बात की हो। फिर स्मृति पूजा जी और राजेश जी के पास आए और उनके पैर छुए तो दोनों ने उसे खुश रहने का आशीर्वाद दिया। अब स्मृति प्रतीक, प्रियांश और कर्निश के सामने आई तो तीनों ने मुस्कुरा के आरती ले ली। फिर स्मृति अद्वैत को आरती देती है। फिर स्मृति ओरियन और अभ्रम के सामने जाती है तो दोनों भी बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए आरती ले लेते हैं। अब स्मृति ने शशांक की ओर देखा। पिन साइलेंस। एक पल के लिए स्मृति का दिमाग ब्लैंक हो गया। उसके पैर लड़खड़ा गए तो पूजा जी बोली बेटा संभाल के। स्मृति ने खुद को संभाल कर जल्दी से कहा हम ठीक है, वो बस हमारा पैर उलझ गया था। इतने ठंडे मौसम में भी उसके सर पर पसीने की बूंदें आ गई। वो धीरे कदमों से शशांक की ओर बढ़ी। उसे खुद नहीं पता था कि वो शशांक से इतना क्यों घबरा रही थी। वो तो बस ये सोच रही थी ये यहाँ कैसे। शशांक उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। वही शशांक भी यही सोच रहा था कि ये लड़की यहाँ कैसे। स्मृति अब बिल्कुल शशांक के सामने थी। शशांक आरती लेता उससे पहले स्मृति को इतनी घबराहट हो रही थी कि उसके हाथ से थाल फिसलने लगी। ये देख शशांक जल्दी से थाल पकड़ लेता है। इस बार तो स्मृति के साथ साथ शशांक की भी धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती हैं क्योंकि शशांक ने थाल पकड़ने के चक्कर में उसने स्मृति के हाथों पर ही हाथ रख दिए थे। कोष्टक शशांक का ध्यान तो थाल पर था लेकिन स्मृति तो फटी आंखों से बस उसे ही देखे जा रही थी। जैसे ही शशांक ने उसे देखा तो स्मृति ने जल्दी से खुद को और थाल को संभाला तो शशांक ने उसे देखते हुए ही आरती ले ली। स्मृति ने आरती की थाल ले जाके पंडित जी को दी और फिर वो जाके पूजा जी के पास खड़ी हो गई। तभी पूजा जी का फोन बजता है तो वो फोन उठाकर थोड़ी साइड में जाती है। स्मृति एक बार हल्की सी नजरें उठा के शशांक की ओर देखती है तो शशांक उसी को देख रहा था तो वो जल्दी से नीचे देख लेती है। कर्निश, प्रियांश और प्रतीक को अपने ट्रिप के बारे में बता रहा था। अद्वैत और अभ्रम दोनों फोन में कुछ देख रहे थे और ओरियन अपने टैबलेट में शशांक को कुछ दिखा रहा था लेकिन शशांक का ध्यान तो पूरा स्मृति पर ही था। दादाजी, शिव और राजेश जी तीनों पंडित जी से कुछ बात कर रहे थे। तभी सभी के कोनों में कुछ गिरने की आवाज आती है। वो सब हैरानी से पूजा जी की तरफ देखते हैं तो पूजा जी एक पिलर को पकड़ के खड़ी थी और उनका फोन जमीन पर गिरा हुआ था। ये देख राजेश जी भागकर उनके पास जाते और बाकी घर वाले भी तेजी से उनके पास जाते हैं। राजेश जी पूजा जी को पकड़कर कहते हैं क्या हुआ पूजा जी, किसका फोन था, आप इतनी घबराए हुई क्यों हैं? बताए ना क्या हुआ है। पूजा जी घबराई हुई नजरों से राजेश जी को देख हकलाते हुए कहती है वो पा को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में है। ये सुन राजेश जी के साथ साथ बाकी घरवालों के चेहरे पर भी परेशानी दिखने लग गई। दादाजी ने परेशानी से पूछा वो कैसे हैं, कुछ कहा डॉक्टर ने? पूजा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आगे कहा डॉक्टर ने कहा उनकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। ये कहकर उनकी भी हल्की सांसें फूलने लग गई। ये देख शशांक ने कर्निश से कहा कर्निश जल्दी जाओ और पानी लेके आओ। कर्निश भी हमें सर हिलाया और जल्दी भाग के पानी लेने चला गया। स्मृति तो ये देख के काफी घबरा गई थी, ऊपर से पूजा जी को इतना रोता हुआ देख उसकी भी आंखें हल्की नम हो गईं। कर्निश आया और उसने जल्दी पानी का ग्लास राजेश जी को दिया। पूजा जी ने हल्का पानी पिया तो शशांक ने कहा ओरियन जल्दी गाड़ी निकलाऊं। ओरियन जल्दी किसी को फोन लगता है।
कुछ ही देर में एक गाड़ी बाहर आके खड़ी होती है। राजेश जी पूजा जी का हाथ पकड़ के उन्हें बाहर लाते हैं। तभी अब्रम पूजा जी से कहता है, टेंशन मत लेना आंटी, सब ठीक होगा। पूजा जी अब्रम को देख हल्के हाँ में सर हिला देती है। फिर वो शशांक की ओर देखती है तो शशांक उन्हें आंखों से सब ठीक होने का इशारा करता है। फिर वो एक नज़र स्मृति को देख कार में बैठ जाती है। उनकी कार वहां से जाती है तो दादाजी ओरियन से कहते हैं, ओरियन बेटा ध्यान देना अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो। ओरियन हाँ में सर हिला देता है। इधर स्मृति को पूजा जी के लिए तो बुरा लग ही रहा था, पर अब वो उनके बिना कैसे रहेगी और कहाँ रहेंगी, उसे ये बात भी परेशान कर रही थी। एपिसोड 19। अब तक उनकी कार वहां से जाती है तो दादाजी ओरियन से कहते हैं, ओरियन बेटा ध्यान देना अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो। ओरियन हाँ में सर हिला देता है। इधर स्मृति को पूजा जी के लिए तो बुरा लग ही रहा था, पर अब वो उनके बिना कैसे रहेगी और कहाँ रहेंगी, उसे ये बात भी परेशान कर रही थी। अब आगे स्मृति ये सोच ही रही थी कि उसके कानों में दादाजी जी की आवाज़ गई। दादाजी, ओरियन बेटा हम भी चलते हैं घर। ओरियन ने जी दादाजी कहा। सब लोग एक बार मंदिर में दर्शन करके वापस बाहर आ जाते हैं। स्मृति भी जब बाहर आती है तो देखती है कि बाहर गाड़ियों की एक लंबी कतार खड़ी है, जिसमें आधी गाड़ियों में तो सिर्फ बॉडीगार्ड ही थे। बाहर आके शिव ने दादाजी से कहा, पिताजी मुझे कुछ काम है तो मैं रात को ही घर आऊँगा। जिस पर दादाजी बोले, ठीक है बेटा, पर ज़्यादा देर मत करना। शिवजी ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से उनकी कार निकल गई। उनके पीछे एक कार और निकली जिसमें सिर्फ बॉडीगार्ड थे। उनके जाने के बाद दादाजी बोले, स्मृति बेटा तुम। वो आगे कुछ बोलते उससे पहले कार्निश बोला, दादाजी ये हमारे साथ आ जाएगी, हमारी कार में बहुत जगह है। फिर वो शशांक, ओरियन और अब्रम को सुनाते हुए वो थोड़ा धीर बोला, और वैसे भी हमसे ज़्यादा कूल यहाँ है ही कौन। कार्निश सीधा सीधा उन तीनों को टोंट कर रहा था, जिस पर तीनों ने उसे घूर कर देखा तो उसने क्रियांश को आगे कर दिया। स्मृति को तो कुछ समझ ही नहीं आया, और वो तो पहले से ही सब लड़कों के बीच अनकंफर्टेबल हो रही थी। हालांकि उसे कोई भी ऐसा फील नहीं करा रहा था, पर वो क्या करती थी, तो वो एक अकेली लड़की। तभी दादाजी बोले, ठीक है जाओ, लेकिन सीधा घर आना वरना तुम जानते हो। जिस पर कार्निश चमकती आंखों से हाँ में सर हिलाकर एक कार का गेट खोल देता है और स्मृति को बैठने का इशारा करता है। स्मृति झिझकते हुए कार में बैठ जाती है। उसे अनकंफर्टेबल जरूर फील हो रहा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसे इन सब लड़कों से डर लग रहा हो। स्मृति को किसी से भी बुरी वाइब नहीं आ रही थी। सबकी कार मंदिर से निकल गई। इधर शिव कार में बेटे बेटे स्मृति के बारे में सोच रहे थे। उन्हें स्मृति का चेहरा काफी जाना पहचाना लग रहा था, इसीलिए वो किसी को फोन लगाते हैं। इधर दूसरी कार में ओरियन, अब्रम और अद्वैत जा रहे थे। तभी ओरियन का फोन बजता है। ओरियन फोन उठाता है तो दूसरी तरफ की बात सुन के उसके चेहरे के भाव सीरियस हो जाते हैं। ओरियन कुछ देर बाद सिर्फ हमें जवाब देके फोन रख देता है। ओरियन का इतना सीरियस फेस देख अद्वैत उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, सकल पे 12 क्यों बजे है? जैसे कोई लड़की तुझे रिजेक्ट करके गई हो और रिजेक्ट करने का कारण भी बता के ना गई हो। उसकी बात सुन अब्रम हंसते हुए बोला, इसकी शकल देख के तो हाँ बोलने की गुंजाइश ही नहीं है। तो अद्वैत भी हंसते हुए बोला, हाँ और क्या, इसे देख हाँ का तो पता नहीं, पर 2-4 लगाने का मन जरूर करेगा। फिर दोनों ओरियन पर हंसने लगे। ओरियन उनकी बिना सर पैर वाली बातें सुन के बोलो, चुप हो जाओ सालों, तुमसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ मैं। अगर मैं कहीं खड़ा हो जाऊँ ना तो वहाँ लड़कियों की लाइन लग जाती है, वो भी सिर्फ मेरी एक झलक देखने के लिए। जैसे ही ओरियन की बात खत्म हुई, अब्रम और अद्वैत की हंसी छूट गई। ओरियन अद्वैत से बोला, तो तू बता ना साले, तू क्यों सिंगल है? उसकी बात सुन अद्वैत हंसते हुए बोला, क्योंकि भाई मैं सिंगल अपनी मर्जी से हूँ और तुम सालों अपनी मजबूरी से। देखा नहीं मेरा एक गाना सुनने के लिए कितनी भीड़ होती है? मैं चाहूँ तो कभी भी रिलेशनशिप में आ जाऊँ। उसने इस बार ओरियन के साथ शशांक और अब्रम को भी टोंट किया था, जिसे सुन अब्रम बोलो, भाई 2 मिनट्स, गाड़ी रोक। तो ओरियन गाड़ी रोकता है तो अब्रम पीछे मुड़ के अद्वैत से कहता है, चल तो एक काम करा के दिखा। फिर वो बाहर इशारा करके बोला, देख उधर फुटपाथ की तरफ वो एक लड़की आ रही है, उसे अपने प्यार में गिरा के बता, मान जाऊंगा मैं तुझे। उसका चैलेंज सुन अद्वैत भी फुल एटीट्यूड के साथ कहता है, ठीक है, अगर मैंने ये कर दिया तो तू मेरे प्रोजेक्ट का 100% प्रॉफिट मुझे देगा, और नहीं की तो गुंजाइश ही नहीं उठती। फिर भी अगर मैं ना कर पाया तो अगले 5 प्रोजेक्ट वो भी बिना किसी मान के मैं तेरे और शशांक के साथ ही करूंगा। मंजूर है तुझे? तो अब्रम भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाँ में सर हिला देता है। उसकी हाँ सुन अद्वैत कार से उतर जाता है और उन दोनों को वेट एंड वॉच का इशारा कर देता है।
कार में ओरियन अब्रम से कहता है, तूने सुबह सुबह चड्डा ली है क्या? जो उससे बेट लगा ली। तुझे पता तो है ना कि वो लड़कियों के बीच कितना पॉपुलर है। अगर ये जीता ना तो शशांक तेरे साथ क्या करेगा तुझे अच्छे से पता है। उसकी बात सुन अब्रम बोला, हाँ पता है भाई, और तू देखना इसके 5 प्रोजेक्ट हमें ही मिलेंगे। मेरा दिल कहता है आज ये नहीं जीतेगा। फिर वो बस अद्वैत की तरफ देखने लग जाता है। ओरियन उसे देख सिर हिला के अद्वैत की ओर देखने लग जाता है। इधर अद्वैत उस लड़की के सामने जाके खड़ा हो जाता है। क्या होगा आगे, कौन जीतेगा, अब्रम या अद्वैत? अगर अब्रम हारा तो शशांक क्या करेगा उसके साथ, और ओरियन को किसका कॉल आया और शिव ने किसको फोन किया? एपिसोड 20। उसकी बात सुन अब्रम बोला, हाँ पता है भाई, और तू देखना इसके 5 प्रोजेक्ट हमें ही मिलेंगे। मेरा दिल कहता है आज ये नहीं जीतेगा। फिर वो बस अद्वैत की तरफ देखने लग जाता है। ओरियन उसे देख सिर हिला के अद्वैत की ओर देखने लग जाता है। इधर अद्वैत उस लड़की के सामने जाके खड़ा हो जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आगे कृनिश पीछे बैठे प्रतीक को घूर रहा था, क्योंकि उसे स्मृति के साथ पीछे बैठना था, और जब स्मृति कार में बैठी उसके बाद वो बैठता उससे पहले प्रतीक उसे साइड कर वो अंदर बैठ गया। कृनिश उसे कुछ बोल भी नहीं पाया क्योंकि शशांक और दादाजी जस्ट उसके पीछे ही खड़े थे। बेचारे कृनिश को मन मार के आगे क्रियांश के पास बैठना पड़ा, और अब प्रतीक स्मृति से काफी हंस हंस के बात कर रहा था। क्रियांश कृनिश की ओर देख मुस्कुरा रहा था। अब कृनिश से रहा नहीं गया तो वो स्मृति का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए उससे बोला, वैसे स्मृति जी आपका पूरा नाम क्या है? कृनिश के इस सवाल पर स्मृति एकदम शांत हो गई। उसके इस तरह चुप हो जाने पर कृनिश प्रतीक और क्रियांश की तरफ देखता है जैसे पूछ रहा हो, क्या मैंने कोई गलत सवाल पूछा? स्मृति के कुछ न कहने पर क्रियांश गाड़ी चलाते हुए बोला, कोई बात नहीं स्मृति जी, आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, ये कृनिश तो पागल है। क्रियांश की इस बात पर स्मृति जल्दी बोली, अरे नहीं नहीं, हमें जवाब देना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा हम क्या कहें, आप सब हमारी बात का यकीन करेंगे या नहीं? तो कृनिश मुस्कुरा के बोला, क्या आप इतना सोच रही है? मैं तो डर ही गया। आप बता सकती है, हमें सरनेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए तो इंसान का मन साफ होना चाहिए। उसके इतने सुंदर विचार सुन स्मृति बोली, आप काफी अच्छा सोचते हैं। कृनिश कुछ बोलता उससे पहले क्रियांश बोला, कुछ नहीं स्मृति जी, ये सारी लाइंस शशांक भाई की फेंक रहा है। फिर क्रियांश कृनिश से बोला, कितना जुटा है तू साले। कृनिश गुस्से से क्रियांश को घूरते हुए बोला, तू अपना मुंह बंद करना। स्मृति उन दोनों को देख मुस्कुराने लगी। प्रतीक उन्हें शांत कराते हुए बोला, अरे मेरे भाइयों बंद करो तुम दोनों। स्मृति जी कुछ बोल रही है, उन्हें सुने। प्रतीक की बात सुन दोनों शांत हो गए। स्मृति बोली, हमारा कोई सरनेम नहीं है, हमारा मतलब हमें हमारा सरनेम नहीं पता। हमें तो ये भी नहीं पता हमारे माता पिता कौन है। हमें तो हमारी मुंह बोली चाची ने पाला है। वैसे तो हम सरनेम यूज नहीं करते, लेकिन अगर कभी बहुत ज्यादा जरूरत हो तो हम हमारी चाची का सरनेम यूज करते हैं। अगर हम आपको हमारा पूरा नाम बताए तो हमारा नाम स्मृति व्यास है। ये बोल स्मृति थोड़ी सी दुखी हो गई। उसकी आंखों से एक आंसू की एक बूंद गिरी, जो उसने जल्दी से साफ कर ली। अब उन तीनों लड़कों को तो यही लग रहा था कि उन्होंने सच में गलत सवाल पूछ लिया। अब वो सब ये सोच रहे थे कि वो स्मृति का मूड ठीक कैसे करे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी लड़की से ठीक से बात नहीं की थी, तो स्मृति को मनाना तो दूर की बात थी। इधर अद्वैत के सामने खड़ी लड़की अद्वैत को अजीब नजरों से देख रही थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये मनचले आशिक की तरह उसे क्यों घूर रहा है। अद्वैत अपने चाम का झाल फेंकते हुए बोला, हे मिस, व्हाट्स योर नेम? वो लड़की अद्वैत को ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, बता दूंगी पर आप है कौन? अद्वैत फिर अपने बाल ठीक करके बोला, नाम में क्या रखा है? तुम चाहो तो हम देख पर चल सकते हैं। उसकी बात सुनकर उस लड़की की आंखें छोटी हो गई, और वो लगभग उस पे बरसते हुए बोली, देखो मिस्टर, मेरा मूड आज पहले से काफी खराब है। एक तो मुझे जॉब से निकाल दिया, ऊपर से आप ना जान ना पहचान और कहते हो डेट पर चल सकते हैं, मैं आपको शमशान ना ले चलूं। उस लड़की की बात सुन के तो अद्वैत को अपने कानों पर तो यकीन ही नहीं हुआ। फिर भी वो अपने एटीट्यूड को बरकरार रखते हुए बोला, इधर देखो, क्या तुमने मेरे जैसा लड़का देखा है कहीं? ये तुम्हारा लक है जो मैं आगे से तुम्हें पूछ रहा हूँ। अब उस लड़की का मानो दिमाग खराब होने लगा। वो अपने दांत पीसते हुए बोली, देखिए मिस्टर, अब आप मुझे बदतमीजी करने पर मजबूर कर रहे हो। कार में बैठे ओरियन और अब्रम दोनों अद्वैत पर जोर जोर से हंस रहे थे। आज काफी अच्छी खासी बेइज्जती हो चुकी थी अद्वैत की। बाहर अद्वैत अपने आखिरी दाव पर आते हुए बोला, देखो तुम भले ही मुझे पहचान नहीं पा रही हो, लेकिन तुमने मिस्टर मैग्नीटो का नाम तो सुना होगा। अब वो लड़की लगभग चीखते हुए बोली, कौन मैग्नीटो? किसका मैग्नीटो? ये भी कोई नाम होता है?
देखिए, मैं आपसे तमीज़ से बात कर रही, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी फिजूल की बातों से मेरा वक्त बर्बाद करें। अगर अब आप सामने से नहीं हटे ना तो मैं आपकी शकल का भरता बना दूंगी, समझे आप। अद्वैत के तो होश उड़ गए, वो तो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। आज तक उसकी इतनी गंगौर बेइज्जती किसी लड़की ने नहीं की थी, वो भी उसके दोस्तों के सामने। अकेले में होती तो वो फिर भी कंट्रोल कर लेता, पर यहाँ तो जब उस लड़की ने उसे हंसते हुए नहीं देखा तो वो खुद साइड से जाते हुए बोली, पागल कहीं के। ओरियन और अब्रम का तो हंस हंस के बुरा हाल था। अद्वैत धीरे धीरे कदमों से का की तरफ आया और धम से सिर पर बैठ गया। उसे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। ओरियन और अब्रम से कंट्रोल नहीं हुआ तो वो उसके मुंह के सामने जोर जोर से हंसने लगे। दूसरी तरफ प्रतीक स्मृति से पूछता है, वैसे स्मृति जी, आपको ट्रेडिशनल कपड़े काफी पसंद है, मेरा मतलब आपको भगवान की पूजा करना काफी पसंद है। उसकी बात पर स्मृति हल्का मुस्कुरा के बोली, हाँ, हमें भगवान की भक्ति करना काफी पसंद है। उसे मुस्कुराता देख तीनों को थोड़ी राहत मिली। फिर स्मृति आगे बोली, और रही बात कपड़ों की, तो हमारे गांव में सभी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। हमें पता है कि ये इस शहर और इसके वातावरण के हिसाब से ये अच्छे नहीं लगते, पर हम क्या करते, हम ऐसे हालातों में निकले कि हमें कपड़े लेने का वक्त ही नहीं मिला। उसकी बात सुन क्रियांश छोटी स्माइल के साथ बोला, आप इनमें भी अच्छी लगती है, आपको लोगों और शहर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। फिर क्रियांश ने कर्निश की ओर देखा तो कर्निश ने उसे हाँ में इशारा कर दिया। स्मृति कुछ समझती उससे पहले क्रियांश एक टर्न लेता है। कहाँ ले जा रहे हैं ये तीनों स्मृति को, और क्या अब अद्वैत अपनी हार के बाद अपनी बात पर टिकेगा?